अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे प्रोग्राम कैफे बागला और मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया राजपूत। वीकेंड का एक फिर से नया रोज, एक नई सुबह, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं क्योंकि रमजान बहुत करीब है और ऐसे में हर कोई अपने घर में प्लानिंग कर रहा है आने वाले मंथ को वेलकम करने के लिए। और ऐसे में जब हम एक से दूसरे महीने को वेलकम कर रहे होते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी नई नई प्रोडक्शंस हमारे जज्बात को या हमारे एहसासात को थोड़ा रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे टीवी चैनल्स जो हैं वो लेकर आते हैं। बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल्स होते हैं जो कि सीजनली प्रोड्यूस किए जाते हैं सिर्फ रमजान को मद्देनजर रखते हुए कि कुछ ऐसा हल्का फुल्का कंटेंट लोगों को प्रोवाइड किया जाए कि जब वो थक हार कर लेथार्जिक सिचुएशन में तरावियां पढ़कर, नमाज पढ़कर घरों में अगर बैठे हैं तो चले टीवी पे उन्हें कुछ बेहतर बड़ा फैमिली कंटेंट देखने को मिल जाए। तो जहां पर इस किस्म के फैमिली कंटेंट्स को मद्देनजर रखकर हमारे राइटर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स हमारे इंटरटेनमेंट का इंतजाम कर रहे होते हैं, वहीं पर ओवरऑल जब हम नॉर्मल लाइफ में होते हैं तब भी कुछ ऐसी ऐसी बड़ी प्यारी प्यारी स्टोरीज होती हैं जो कि रियलिटी बेस्ड होती हैं। कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ पर बनाई जाती हैं कि जिनके हवाले से हमने पढ़ा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान में अपना नाम बहुत अच्छा जो है किसी न किसी शोबे में बना चुकी होती हैं। तो उनको हाईलाइट करना भी हमारी ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री की और हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जिम्मेदारी तस्वर की जाती है। अब इस जिम्मेदारी को निभाने वाले बड़े प्यारे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे राइटर्स भी होते हैं, हमारे डायरेक्टर्स भी होते हैं, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं और हमारे प्रोडक्शन स्टाफ भी होता है। आज प्रोग्राम का स्टार्ट लेने जा रही हूं मैं एक राइटर के साथ जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, और उन समेत हर एक राइटर की ख्वाहिश ये होती है कि स्टोरी भी उसकी अपनी हो, डायलॉग भी उसके अपने हो और फिर स्क्रीन प्ले भी उसका अपना हो। किसकी ये ख्वाहिश नहीं होगी, मगर ये तीनों काम अलग अलग लोग भी कर सकते हैं। एक राइटर लिख भी सकता है, जो भी राइटर होता है वो फिल्म भी लिख सकता है, ड्रामा भी लिख सकता है, स्क्रीन प्ले भी लिख सकता है, या फिर कोई एक शॉर्ट मूवी भी वो क्रिएट कर सकता है। और एक कॉन्वर्सेशनल स्क्रिप्ट भी लिखना कुछ आसान काम नहीं होता। ऐसे में वर्ड्स को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि अल्फाज वो चीज़ होते हैं जो सामने वाले के दिल में घर कर जाते हैं, और डायलॉग सारी जिंदगी सालों तक अवाम के जहनों में अनमिट नकोश छोड़ जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि फिल्म ड्रामा लिखना क्या आसान है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और ख़ास तौर पर अगर हम स्पेशली ख़वातीन के हवाले से बात करें तो फिल्म और ड्रामा राइटिंग की तरफ क्या वो आ सकती हैं या नहीं आ सकती, और क्या उसके लिए आपको फिल्म एंड टीवी का स्टूडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए जो राइटर्स हैं उनके लिए इस इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, क्या उनको अवेल करना उतना ही आसान है, या फिर लड़की है तो देख लिया जाएगा कि नहीं प्यारी भी है, खूबसूरत भी है और अच्छा बोल लेती तो चलो यार इसको कास्टिंग में ही कास्ट कर लिया जाए। तो इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमने स्टूडियो में बुलाया है मारिया जावेद को, जो कि असिस्टेंट राइटर रह चुकी हैं। एक थी मरियम, जिसका आपको पता है कि पायलट प्रोजेक्ट था फाइटर पायलट के हवाले से। सरमद खोसर, जिसके डायरेक्टर रह चुके हैं, ड्रामा था जियो के लिए मोर महल, वहां पर भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी है। आखिर सेशन एक प्ले था पीटीवी और ARY के लिए, और सनम सईद उसमें डेफिनेटली मेन लीड थी उनके पास, वहां पर भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मारिया, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल ठीक हूँ आप। मारिया, अदाकारी तो आपने खुद भी की, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि लड़कियों को स्क्रीन पर आने का जरा ज्यादा शौक होता है बजाय इसके कि वो बैक स्टेज पर काम करें। आपने स्क्रीन छोड़ के बैक स्टेज इस किस्म के काम को प्रेफर किया? मैंने स्टार्ट एक्टिंग से किया था मोर महल में, और उसके बाद बहुत कुछ ड्रामाज ऑफर होने शुरू हुए। बट आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनिशियली बिकॉज आई वॉज यंगर ऑल्सो, जब आप छोटे होते हैं ना तो वो जो चार्म होता है कि मैंने स्टार ही बनना है, स्क्रीन पे आना है, वो ऑफ कोर्स इट्स, क्योंकि ये मैं इसलिए भी शेयर करी, अभी रिसेंटली मैं नमर यूनिवर्सिटी गई कुछ बच्चों से ऑडिशन और इंटरेक्टिव सेशंस और इंटरव्यूज के लिए। कोई बच्चा मैक्सिमम, मतलब मैंने अगर 100 इंटरव्यूज कंडक्ट किए ना, उनमें से 98% सीवीज जो थे वो एंकर बनने के थे। हाँ, बिकॉज आई थिंक होता है कि अटेंशन सारी उसी पे होती है ना जो कैमरे के सामने होता है। मतलब आप इधर बैठी हैं, एवरीबॉडी वाचिंग बिहाइंड द कैमरा, मगर फेस आप ही हैं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो हमारी एक फैसिनेशन बन गई है स्टारडम से, फेम से। लेकिन उस फेस को बनाने वाले भी आप जैसे लोग हैं ना। हाँ, और आई थिंक उसमें पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक आर्ट फॉर्म को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो उसके बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जो कि बहुत रिवॉर्डिंग होते हैं। फेम और स्टारडम बहुत सिर्फ वाहिद एक चीज नहीं हो सकती। मेरे लिए व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मुझे बहुत शौक था कि मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनूं जिसकी कहानी कंपेलिंग हो, और वो कहानी मुझे मिल नहीं रही थी। तो जब वो कहानियां मुझे नहीं मिली कुछ अरसे, तो आई डिसाइडेड कि वो कहानी हम खुद ही लिख लेते हैं। ओके, और वो कहानी कौन सी थी फिर? तो मैंने पहली फिल्म बनाई थी इनहेरिटेंस। अच्छा। वो एक माँ और बेटी के रिलेशनशिप के ऊपर थी। अब
फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल सिर्फ बता रही हूँ पहला मेरा, कि माँ बेटी के जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स होते हैं, कभी लड़ाई कभी कुछ, उसके बारे में कभी कोई ऐसा बात नहीं करता। हाँ। सो देयर वर लॉट ऑफ स्टोरीज जो मैं समझती हूँ कि खवातीन के दिल के करीब होती हैं या खवातीन की प्रॉपर तरह से रिप्रेजेंटेशन करती हैं, मगर वो है ही नहीं। सो दैट्स हाउ द जर्नी बिगेन। और फिर मैंने रियलाइज किया कि मुझे नहीं बनना। जब भी एक राइटर या एक डायरेक्टर ड्रामा प्रोड्यूस कर रहा है या डायरेक्ट कर रहा है, उसके ऑडियंस तो सभी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन हमने फिर भी देखा है कि अमूमन एक तासुर पाया जाता है, अभी हम लोग देख भी रहे हैं, ज्यादातर खवातीन के सेंटिमेंट्स या खवातीन घर के क्या देखना चाह रही है उनको देखकर ही एक ड्रामा जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा होता है। व्हाई सो? आई एक्चुअली थिंक कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। कि खवातीन आपकी जो है वो 8 बजे बैठ के खाना बना के ड्रामा देखती, वो एक कैटेगरी है। मगर मेरा बहुत इंटरेक्शन हुआ है इन खवातीन से, वर्किंग खवातीन से, हर तरह की खवातीन से, जो कि हर तरह का कंटेंट देखना चाहती हैं, मगर अवेलेबल नहीं है। देखिए, एक चीज है आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ऑफ कोर्स फिर उसी में से चूज करेंगे जो अवेलेबल है। बट अगर आप, मैं हमेशा कहती हूँ, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जो हमारे अच्छे राइटर्स थे पीटीवी के ज़माने के, लाइक हसीना मोइन के आप ड्रामे देख लें उस ज़माने के, वो बहुत आगे की बात कर रहे थे तब के लिए, मगर देख रहे थे लोग और वो सुपर हिट थे। सो आई डोंट एग्री कि वो एक खास तबका ही है जो ड्रामा देखता है और वो वाहिद एक ही तरह का ड्रामा देखना चाहता है। मतलब आपको लगता है कि हमारे यहाँ हर तरह की ऑडियंस मौजूद है? बिल्कुल मौजूद। क्योंकि कुछ ड्रामास तो ऐसे भी आए, बड़ा पॉपुलर ड्रामा मेरे पास तुम हो, और उस तरह का एक सुनो चंदा जो रमजान में जिसके 2 सीजन्स भी आ चुके थे, कि ये उस किस्म के ड्रामास हैं जो हर किसी को उन्होंने इंटैक्ट करके रखा हुआ था, वेदर इट इज मेल और फीमेल, दादी नानी अम्मी बच्चे। देखिए, इंटरटेनमेंट में हर तरह की कैटेगरी है ना। सुनो चंदा का मकसद था एंटरटेनमेंट, ठीक है, और इट वाज एंटरटेनिंग, सुपर एंटरटेनिंग, राइट। मगर फिल्म का, टेलीविजन का बहुत से और मकासद भी हैं, उसमें तालीम करना, एजुकेशन देना, कोई इश्यूज रेज करना, ये सारे भी इम्पोर्टेंट। आपने ड्रामास छोड़कर अब शॉर्ट फिल्म्स पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है कि ड्रामे में अच्छे तरीके से मैसेज कन्वे किया जा सकता है या शॉर्ट फिल्म में, या फिर ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं? नहीं, मेरे ख्याल से मैसेज, मैंने आखिरी स्टेशन जब प्रोड्यूस किया था तो उसमें 7 डिफरेंट कहानियां हैं, बहुत सीरियस टॉपिक्स। ठीक है। तो अब टेलीविजन एक मैस मीडियम है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीडियम अवेलेबल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम वहां पे आता है कि टेलीविजन बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी रेस में इस वक्त घुस चुका है। सो इशू बेस्ड चीजों को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है जो कि एंटरटेनमेंट को मिलती है, द वे इट इज। ऐसे ही है, हम यहाँ पे बोल के थक जाते हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर करके। यहाँ पे एक टिकटॉक इतना वायरल हो जाता है कुछ, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट है। मतलब अभी मैं इधर बातें कर रही हूँ, मेरी जगह इधर आके कोई डांस शुरू कर दे, लोग उसको, यही मैं यहाँ पे डांस दिखाना शुरू कर दूं तो देखे मेरी फाड़ रेटिंग आएगी। आप फालतू में मुझे बुला के अपनी रेटिंग नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। नहीं। सो आई थिंक कि प्रॉब्लम सिर्फ वहां पे आ गई जहां हमने टेलीविजन को और फिल्म को सिर्फ इंटरटेनमेंट की नजर से देखना शुरू कर दिया है। आई थिंक उसके और बहुत से मसले हैं, पर्पसेस हैं जो कि एक्सप्लोर नहीं हो रहे। एंड वहां पे मैं वापस आऊंगी कि आप समझते हैं कि हमारी ऑडियंस देखना नहीं चाहती। आप अगर देखें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके लिए लोग पैसे देकर ऑनलाइन जाकर सीरियस कंटेंट देखना चाहते हैं। ऐसे ही है। तो आई थिंक इवेंचुअली हमें भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम लोग इस तरफ कैसे आ सकते हैं, किस तरीके से ऑडियंस को ग्रैब किया जा सकता है। मारिया, जब भी आप एक राइटर, आप एक ड्रामा लिख रही होती तो डेफिनेटली उसमें डायलॉग्स बड़े मैटर करते हैं। फिर डायलॉग्स को बनाने के लिए वर्ड्स बड़े पंचिंग होने चाहिए, ना इतने ज्यादा मुश्किल हो, ठीक है ना, कि व्यूअर को समझ ही ना है कि भाई की बात क्या होगी, क्योंकि हर बंदा भी इतनी कोई खालिस उर्दू नहीं पढ़कर बैठा हुआ। ये कभी कभी वो कहते हैं ना कि गुलाबी हल्का सा मिजाज रखना चाहिए, जैसे वो 2 टके की औरत वाला जो था वो ऐसे वायरल हुआ था कि इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे वो होंगे। तो क्योंकि हर राइटर की कोशिश थी कि ड्रामा खत्म होने से पहले एक डायलॉग तो हिट हो जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो वो राइटर की कितनी बड़ी कामयाबी होती है। मैं लाइक आई सेड, क्योंकि मैं पॉपुलैरिटी के तौर पे फिल्में बनाती नहीं हूँ। दैट इज वेयर आई थिंक मेरा और बाकी बहुत से लोगों का काम करने का तरीका मुख्तलिफ है। अभी वो मुझे उससे वो वाला एक और डायलॉग भी याद है, लेकिन हेल्प मी दुर्दाना। अब हेल्प मी दुर्दाना मैं एंजॉय कर सकती हूँ, मैं लिख नहीं सकती। सो मैंने जितनी भी चीजें लिखी हैं, देयर यूजुअली वेरी हाउ शुड आई से, देयर बेसिकली बहुत
सब्जेक्ट बेस्ड, बहुत सीरियस, बहुत कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती हैं। मिसाल मैं के तौर पे अगर मैं आपका और अपना इस वक्त सीन लिख रही हूँ तो मैं उसको एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल लिखना चाहूंगी, ना कि मैं इधर हेल्प मी जरिया या जो भी मतलब आई डोंट वांट दैट, मुझे वो वाली पॉपुलैरिटी गेन करने का आई डोंट राइट लाइक दैट। ओके, मतलब हर राइटर का एक अपना मिजाज होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम ये कहें कि हम सबको एक ही पैराए में नहीं वो कर सकते, बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगी कि आप अगर लाइक आई सेड आप हसीना मोइन के ड्रामे देखें तो डायलॉग्स बहुत अंडरस्टेटेड होते थे। वो केमिस्ट्री जो है कैरेक्टर्स की आपस में उस पर ज्यादा फोकस होता था, मगर बातचीत जो है वो जिस हद तक नॉर्मल रखी जा सके मैं उसमें बिलीव करती हूँ कि उसको जितना अच्छा, यहाँ से ना एक चीज बड़ी एकदम से मेरे माइंड में उसने कहते ना कि नॉक नॉक की है। मैं नाम लेकर बात करूंगी, ठीक है ना। ताबिश हाशमी एक प्रोग्राम कर रहे हैं जियो पर ना, जियो पर। तो वो उनके उनके जो क्या कहते हैं प्रोग्राम का स्क्रिप्ट राइटर भी डेफिनेटली जो स्क्रिप्ट लिखता है, बाज़ औक़ात ये अमूमन लोगों की तरफ से राय आ रही होती है सोशल मीडिया पर भी कि वो बड़े डबल मीनिंग जुमले होते हैं। अच्छा, ठीक है ना। आपने कभी देखा है ताबिश हाशमी को? अच्छा, आपने देखा नहीं है, ठीक है। तो वो कुछ मतलब मीनिंग के उसकी डबल मीनिंग पर बातचीत हो रही होती है। ठीक है। अब हम लोगों को ये समझ नहीं आती है कि उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करना है, कि बाज़ औक़ात हमारी पब्लिक वो देखना भी चाह रही है, ठीक है ना, लेकिन हमारी पब्लिक क्रिटिसाइज भी कर रही है, लेकिन वो टॉप रेटेड प्रोग्राम भी जा रहा है। इस चीज पे आपको कहाँ पे किसका प्रॉब्लम नजर आता है? सोसाइटी का प्रॉब्लम है, लिखने वाले का प्रॉब्लम है, और मतलब कैमरा को भी पता चल जाएगा कि किस किस्म का कंटेंट पर सामने वाला जो एंकर है वो गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन चूंकि उसने खुलकर कोई बात नहीं की, अब सामने वाला अपनी मर्जी से सोच रहा है, तो आप उसके ऊपर बैन भी नहीं लगा सकते। अच्छा, इस पे आई वुड थिंक कि जो राइटर लिख रहा है, एक तो मैं उनकी इंटेलिजेंस को आई मस्ट गिव देम क्रेडिट, बिकॉज राइटिंग में यही तो आपके पास लिबर्टी होती है कि आप एक बात 100 तरह से कर सकते हैं। मैं बगैर नाम लिए, बगैर कुछ कहे अपना मीनिंग कन्वे कर जाओ। सो द राइटर परहैप्स इज डूइंग अ रियली गुड जॉब। अगर मुझे नहीं मालूम, मैंने शो नहीं देखा है, अगर वो कुछ ऐसी बातें करें जो कि ताबिश ने तुम्हारा शो नहीं देखा। मैं बहुत कम टेलीविजन देखती हूँ, अच्छा। इसलिए शायद। मगर अगर आप हाँ, अगर आप किसी को लपेट के बेइज्जती कर रहे हैं या किसी को ऑफेंड कर रहे हैं या कोई गलत बात करें, देन आई वुड से कि जो शो के प्रोड्यूसर्स हैं या जो भी आई डोंट नो हु इज क्यूरेटिंग द शो, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप वर्ड्स को, मतलब एक इंटेग्रिटी होती है ना एज अ राइटर और एज अ परफॉर्मर भी। ऐसा क्योंकि देखिए जो उनके प्रोग्राम में लाइव ऑडियंस बैठी होती है, और जब सब बच्चे हंस रहे होते हैं या लड़के लड़कियां हंस रहे होते हैं, तो एक दूसरे से मुंह भी छुपा रहे होते हैं कि जोक ऐसा आ गया है कि क्या करे बंदा, क्या करे, कुछ मुंह पे ऐसे हाथ रख लेते हैं। तो वो मेरी चीजें बाकायदा तौर पर देखी हैं। मुझे शो देखना पड़ेगा, या आपको शो भी बिल्कुल ये देखना चाहिए, क्योंकि एक राइटर ही दूसरे राइटर की सलाह कर सकता है, ठीक है ना, मोर्चे में। दूसरा, मुझे जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस बात से। हमारे यहाँ बहुत सारे टीवी ड्रामास बन रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस भी हो रही हैं, लेकिन अमूमन कुछ ऐसी जो जैसे भी सबा कवर कर रही हैं, सरेरा ARY पे एक ड्रामा चल रहा है, उस चीज़ को बड़ी पॉपुलैरिटी मिलती है जहाँ पर एक औरत को बड़ा मिजरेबल कंडीशन में दिखाया जाता है। व्हाई सो? ऑनेस्टली आई थिंक एक ट्रेंड बन गया। औरत, हमारे आज की औरत मजलूम रह गई है, अब आपको लगता है? मजलूम तो है, मजलूम तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें बहुत से इश्यूज अभी भी माशरे में है, खवातीन के लिए बहुत मसाइल है अभी भी। सो आई डोंट नो लफ्ज मजलूम सही है कि नहीं है, बट आई विल से कि उनके मसाइल हैं और सोसाइटी में उनके अभी भी बहुत उनके लिए स्टेप्स रहते हैं टू गेट इक्वल फुटिंग एज मैन। लेकिन ये जो कैरेक्टराइजेशन है ना ऑफ रोती धोती औरत हर वक्त, इससे मेरा बहुत शदीद इख्तिलाफ है। अच्छा। Of course, because like I said, वो अच्छा लगता है, वो बस वो एक बन गया सदियों से कि लड़की रो रही है, उसको कोई हेल्प करने आए, वो बेचारी है, ये है वो है। डिस्पाइट द फैक्ट कि खवातीन पे जुल्म होता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके लिए मसाइल हैं, आई थिंक आजकल की खवातीन वहाँ से बहुत आगे आ गई हैं कि वो सिर्फ रोध हो रही हैं। एग्जैक्टली, मतलब दे हैव रियली टेकन मैटर्स इन देयर हैंड्स। नहीं, देयर इज नो डाउट कि मतलब अब खवातीन बहुत ज्यादा अचीव कर चुकी हैं अपनी जिंदगी में और अपने डिसीजंस अब खुद ले सकती हैं। उनको वो लोग क्या कहेंगे वाले जो, मैं कहना चाहूँगी रोना धोना कोई बुरी बात नहीं है, मगर मर्दों को भी दिखा दें भाई
उनको नहीं आता रोना। हाँ? क्या बल लड़कों को नहीं आता रोना? ये रोना क्या कोई एक खालिसन खवातीन के के लिए इमोशन हाँ, अल्लाह मियां ने बना के भेजा था कि आप रोएंगे और आप हंसेंगे। These are अच्छा, human लेकिन अल्लाह ताला ने ना मर्दों को इस हिसाब से बड़ा मजबूत असाब का मालिक बनाया है कि वो आई डोंट नो कि मजबूत हिसाब का मालिक बनाया है या हमने उन पे ये प्रेशर डाला है कि अगर आप तुमने रोएंगे रोना तो नहीं, आप जो हाँ तुम मर्द नहीं मर्दानगी हो। पे प्रॉब्लम है। ये हाँ ये मैं बात से बिल्कुल अग्री करूंगी कि अगर मर्द रो पड़े तो हम उसकी मर्दानगी को क्वेश्चन करना शुरू कर course, देते हैं, of course. लेकिन अगर औरत भी रोना शुरू कर दे उनका तो काम ही रोना है। नहीं फिर वो लड़कों को कहते हैं लड़की ना बनो। हाँ हाँ मर्द अगर रो पड़े तो तो कहते उसको ये भी लड़की कहा ना जाता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने फिल्म एंड टीवी पढ़ा जब आपने राइटिंग? नहीं मैंने नहीं पढ़ा। मैंने लिटरली फेसबुक के ऊपर एक दिन एक पोस्ट देखी कि सरमद खूसट एक ड्रामे के लिए ऑडिशन कर रहे हैं और यहाँ पे मैं सिंस मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है ये कहना चाहूँगी, मैं उनको भी क्रेडिट देती हूँ। मैं बाकी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी कहूँगी कि सोशल मीडिया को यूज करें टू गेट न्यू पीपल इन। आई एम अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट। मैंने लिटरली एक फेसबुक पोस्ट देखी, मैंने एक ईमेल की, मुझे लगा कि कभी रिप्लाई नहीं आएगा, ऐसे ही कर देते हैं। आई गॉट अ रिप्लाई, मेरा ऑडिशन हुआ, आई गॉट कास्टेड, फिर एक्टिंग से मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई। सो माई जर्नी स्टार्टेड लाइक दैट। मैंने फिल्म और टीवी नहीं पढ़ा। और ये भी आई वुड लाइक टू से कि बहुत लोगों का ख्याल होता है कि बिहाइंड द कैमरा काम करने के लिए आपको फिल्म स्कूल जाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये मैंने कहा है ना कि मेरे लिए भी नया है कि you're not आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग बिकॉज आई वाज लाइक कि क्या ही होगा भाई, कहानी सुनानी है, कुछ फॉर्मेटिंग सीखनी पड़ेगी, कुछ स्क्रिप्ट के रूल्स सीखने पड़ेंगे, फॉर्मेट सीखने पड़ेंगे, बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे फिल्म स्कूल्स इतने अवेलेबल नहीं है। मैं लोगों को बिल्कुल ये डिस्करेजमेंट, आई थिंक अगर मुझे देख के कोई ये कुछ सीख सकता है तो यही सीख सकता है कि इट डजंट मैटर। अच्छा मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करूंगी जो बात आप कर रही हैं। एक जमाना होता था जिसमें लोग कहते थे कि हमने रेलेवेंट जो डिग्री हमने जिस सब्जेक्ट में ली है उससे रेलेवेंट हमें जॉब मिलनी चाहिए। Of course. उस वक्त हमारे जहन बहुत कच्चे होते हैं जब हम किसी भी सब्जेक्ट का इंतखाब कर रहे होते हैं। बाज़-औक़ात हम समझते हैं कि अच्छा ये ले लेंगे तो हमें ना खानदान में बिका, अच्छा इसने बीकॉम किया है, अच्छा तो इसने बीएससी की हुई है। आर्ट्स फाइन आर्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो थे उनको बड़ा लो ग्रेड तस्वर किया जाता था, जैसे इसको कुछ नहीं ना मिले इसने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रख लिए हैं। नहीं, यहाँ तो वो बच्चे भी जिन्होंने पढ़ी मार्केटिंग है कर इंजीनियरिंग रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा मेडिकल है कर वो कुछ और रहे हैं। तो आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो स्किल्स है ना वो इम्प्रूव होती रहती हैं, आपके इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। तो जिस चीज में आपको लगता है कि आप एक्सेल कर सकते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं, वो करें, नो मैटर व्हाट कि आपने डिग्री कौन सी। हाँ मैंने एमबीए किया हुआ है। अब माशाल्लाह। और अब बहुत अजीब सी बात लगती है कि एमबीए करके अब आप ये क्या कर रहे हैं ना। एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। आई थिंक इंसान अपनी जिंदगी के डिफरेंट एज के हिसाब से डिफरेंट फेजेस से गुजरता है एंड आपकी इंटरेस्ट्स आपकी जो लाइफ में फोकस है वो चेंज होता रहता है एंड दैट्स परफेक्टली ओके। मतलब मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो इंजीनियरिंग करके अब फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग करके कुछ और करें। मैं डॉक्टर्स को जानती हूँ जो पूरे 10 साल की एजुकेशन छोड़ के अब अपना कुछ कर रहे हैं। इट्स फाइन। खलीलुर रहमान कमर साहब कैसे राइटर लगते हैं आपको? मुझे लग रहा है कि ये खतरनाक सवाल है कि क्यों इतना क्या खतरनाक है इसमें? मैंने उनका एक ड्रामा देखा हुआ है सत्य तुम्हारे, और अदनान मालिक थे उसमें एंड आई थॉट इट वाज वेरी नाइस। मतलब लोगों को बुरा लगा कि माहिरा को पंजाबी नहीं आती, आई लव्ड हर सो मच। और उसमें बहुत वैसे क्रिटिसाइज किया गया माहिरा को उस वक्त भी जो अभी उन्होंने मूवी की मौला जट। हाँ हाउ डू यू सी दिस? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एक तो मैं पहले बता दूं कि शी इज ऑल्सो लाइक शी इज वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स मी। अच्छा। सो मैं बहुत ही एक वो डाई हार्ड फैन हूँ, मेरे बहुत ब्लाइंडर्स ऑन है फॉर माहिरा। आई एम वन ऑफ दोज पीपल। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जायज है। यू कैन टेल एन एक्टर कि भाई आप थोड़ी सी रिहर्सल या प्रैक्टिस कर सकते थे, ऑफ कोर्स, बट हैविंग सेड दैट आई स्टिल थिंक कि उनकी ज़बान में थोड़ा बहुत मसला हो भी जाए, शी हैज सो मच स्क्रीन प्रेजेंस एंड शी ब्रिंग्स सो मच टू द कैरेक्टर कि मैं एज एन ऑडियंस इग्नोर कर देती हूँ कि अगर पंजाबी खराब। ओके देखें ना, ये लाइकनेस डिसलाइकनेस कहीं ना कहीं होती है, तो ये चल रहा होता है। हाँ, हर किस्म की फील्ड में सबको चल रहा है। एक लास्टली मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगी, अब आपने कंपैरिजन नहीं, आपकी कोई, आप एक राइटर हैं, खुद ही आप उस मूवी को डायरेक्ट कर रही हैं, अब एक राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं आप। अब डेफिनेटली वो आपने मूवी से लिखकर बनानी थोड़ी, आपने 4 पैसे भी कमाने हैं। मैं 3 अदाकारों के नाम लेने जा रही हूँ, ठीक है ना, जिन्होंने बॉलीवुड के लिए भी काम किया हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी काम किया।
सबा कमर वर्सटाइल एक्ट्रेस, ठीक है ना, ड्रामा करती हैं, जान मार देती हैं, इंग्लिश मीडियम की उन्होंने उड़ा के रख दिया उन्होंने वहां पे काम पे। अगर आप अपना ड्रामा लिख रही हैं, डायरेक्ट भी कर रही हैं और आपको कास्ट करना है तो उनको करेंगी, या फिर महविश हयात, सितारा इम्तियाज, ठीक है ना, महविश हयात को करेंगी, ठीक है ना, उन्होंने भी बाहर और पाकिस्तान दोनों के लिए काम किया हुआ है, ठीक है, मतलब उन्होंने तो हॉलीवुड में काम किया हुआ है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाती हैं माहिरा खान जी, और मोस्ट फेवरेट, कैटेगराइज करें। मैं आपको पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि ये तीनों बहुत अमेजिंग एक्टर्स हैं, तीनों अपने बट as I would see it as a director, आपने पैसा भी लगाना है। हाँ, मैं बताती हूँ, मेरे पैसे तो लगेंगे ही अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो। अगर माहिरा हो, महविश हो, सबा हो, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट रियली डिपेंड्स। मुझे ये नहीं लगता कि जो कैरेक्टर में मैं माहिरा को कास्ट करूंगी मैं उस कैरेक्टर में सबा को कास्ट करूंगी। और मुझे किसको कास्ट करेंगी? मतलब मुझे लगता है कि माहिरा के लिए एक सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टर आता है मेरे दिमाग में, सबा के लिए एक सर्टेन काइंड ऑफ आता है, और महविश के लिए थोड़ा सा अब बात चल ही पड़ी है तो जरा सुन भी लेते, क्या कैरेक्टर होना चाहिए किसके लिए? माहिरा से स्टार्ट करते हैं। मुझे क्यों आप माहिरा के लिए क्या कैरेक्टर होगा? अच्छा, आई मीन आई विल जस्ट टेल यू माय ओपिनियन ऑन इट, राइट। माहिरा, मेरे ख्याल से माहिरा हैज दैट इनोसेंट क्वालिटी टू हर, इनोसेंट क्वालिटी है उनमें, मतलब वो क्यूटनेस नहीं है, वो लव स्टोरी देंगी? लव स्टोरी नहीं भी दूंगी तो somebody who has like an innocent spirit। अच्छा, ठीक है। सबा on the other hand can pull off a very complicated character। conflict अगर किसी का मैंने दिखाना हो ना personality के अंदर, या somebody who has like बॉस लेडी नहीं, somebody who's fighting within themselves के जैसे आपने पता नहीं कमली देखी है अभी रिसेंटली कि नहीं? नहीं, मैंने उसके ट्रेलर्स देखे हैं, लेकिन एक शादीशुदा औरत, मैंने उसके कमेंट्स जरूर सुने हैं। शादीशुदा औरत जिसको मोहब्बत होगी किसी और आदमी से, शौहर गायब है, वो उन तमाम इमोशंस को, जैसे कि अभी वो सरेराह कर भी रही हाँ, है, उस किस्म का कैरेक्टर, कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस के लिए। और महविश, फ्रैंकली आई थिंक महविश को तो मैं एक्शन हीरो मार्वल के लिए कर भी चुकी है। हाँ, सो आई वुडंट कास्ट देम फॉर द सेम थिंग। मतलब ये नहीं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट थिंकिंग के साथ आप करेंगे, लेकिन देयर इज नो डाउट कि सबा कमर तो मुझे वैसी बहुत पसंद है। माविश का मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ मार्वल सीरीज के हवाले से, और माविश भी बहुत ही प्यारी हैं, और माहिरा से कभी मिलने का इत्तेफाक मुझे नहीं हुआ, लेकिन माहिरा मेरी बहन को, छोटी बहन को बहुत ज्यादा पसंद है। माहिरा एज अ क्लास, देयर इज नो डाउट। एनीवेज, थैंक यू सो मच मारिया, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, और डेफिनेटली था तो ये हमारे वीकेंड का स्टार्ट। कोशिश होती है कि थोड़ा इंफरटेनमेंट के हवाले से हम अपने सेगमेंट्स को सेगमेंटाइज करें, लेकिन थोड़ा सा इंटरटेनमेंट और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के साथ ये बन जाता है इंफोटेनमेंट। इस इंफोटेनमेंट के साथ मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके ऊपर फिर से खुशामदीद कहते हैं, और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से करवाने जा रहे हैं कि जिन्होंने कानूनी तालीम जो है, लॉ की तालीम एक ऐसे इदारे से ली कि जहां पर नामवर तारीखी शख्सियात, जिसमें बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि खुद एक लॉयर रह चुके हैं, अलामा मोहम्मद इकबाल साहब, पाकिस्तानी शायर, डेफिनेटली मुसव्विर पाकिस्तान, खुद बहैसियत एक कानूनदान, और साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, साबिक वज़ीर आज़म बरतानिया, जिसमें मार्गरेट थैचर और टोनी ब्लेयर समेत कई अहम आलमी कानूनदान शामिल हैं। आपको ये सारे नाम सुनने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं आपकी किसी मेल बैरिस्टर से मुलाकात करवाने जा रही हूँ, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि जो लॉ का सब्जेक्ट है ये ख़वातीन के लिए बड़ा ड्राई सा टॉपिक होता है, बड़ा ड्राई सा सब्जेक्ट होता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज जिनसे आपकी मुलाकात होगी वो है बैरिस्टर ज़हरा यानी साहिबा, जो कि गुज़िश्ता साल लिंक्डइन की नुमाइंदगान कमेटी की रुकन मुंतखब होने वाली पहली पाकिस्तानी खातून वकील हैं। इन इंतखाबात में बरतानिया और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 19 उम्मीदवार थे, और कुल वोटर्स की तादाद थी जनाब 1300, लेकिन 1100 वोट कास्ट हुए, और ये इंतखाबात ऑनलाइन वोटिंग के जरिए मुकम्मल हुए, और मोहतरमा को 400 से ज़ायद वोट मिले। और हम ये भी आपको बताएं कि जिस इदारे का मैंने आपसे नाम लिया, डेफिनेटली ये दुनिया की एक मारूफ तरीन और कदीम तरीन तालीमी इदारों में से एक दरसगाह है। तो बैरिस्टर साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग बैरिस्टर ज़हरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा ज़हरा साहिबा, आपको देख के मुझे वाज़ेह अल्फाज में नजर आ रहा है कि आप इंतहाई मसरूफ हैं, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो और ऐसे में भी किसी के लिए वक्त निकालना, तो ये मैं कहूँगी कि इट्स माय प्लेजर कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
सबसे पहले तो ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप पहली पाकिस्तानी खातून हैं जो लिंक्डइन की रिप्रेजेंटेटिव कमेटी के रुकन मुंतखब हुई। इन इंतखाबात में आपने डेफिनेटली पार्टिसिपेट किया और इलेक्शन भी जीता। फीलिंग्स क्या थी जब आप ये इलेक्शन कंटेस्ट कर गई, आपको इसमें कामयाबी मिल गई? क्या कितनी खुशी महसूस हुई? क्या आपने ये इमेजिन किया था कि नहीं, मुकाबला टफ जरूर होगा लेकिन कामयाबी मुझे ही मिलेगी? जब जीती मैं और जब मैं इलेक्शन जीत चुकी तो मुझे लगा कि मैंने सारी खवातीन के लिए एक इलेक्शन जीती है। काफी ऑपोजिशन थी थ्रू आउट द वर्ल्ड से भी, लेकिन पाकिस्तान में से भी काफी मेल मेंबर्स थे जो स्टैंड कर रहे थे मेरे खिलाफ। और बहुत लोगों ने कहा था कि आप तो हार जाएंगी, आप सीनियर हैं, आप छोड़ दें, बुरा लगता है। वोटिंग स्टार्ट होने से एक दिन पहले भी मुझे बहुत कहा गया था कि आप बैठ जाए नीचे, स्टैंड डाउन। तो उसके बाद जब जीत की न्यू खबर मिली, मुझे तो काफी खुशी हुई। और ऐसा वही बात है कि लगा कि अगर आप अपना दिल लगाएं और डट के कुछ काम करें तो ऐसा ही है, वो हो जाता है। तो बैरिस्टर साहिबा, ये जो मैंने भी बताया कि कितने लोग ये इलेक्शन कंटेस्ट करे थे, 19 उम्मीदवार थे ना कुल, आप कि पाकिस्तान की तरफ से भी और बरतानिया की तरफ से भी। तो क्या खवातीन में सिर्फ आप ही थी जो कि इलेक्शंस के लिए नॉमिनेट हुई थी, या मजीद और खवातीन ने भी पार्टिसिपेट किया था? नहीं, तो नॉमिनेशन फॉर्म्स 4 और खवातीन ने भी फिल किए थे। ठीक है। और वो उनमें से एक बरतानिया की रहने वाली थी, उनकी भी पाकिस्तानी ओरिजिन था, लेकिन वो बरतानिया से बिलोंग करती थी। और बाकी एक मलेशियन खातून थी और एक और थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो थी अफ्रीका से। चलें, जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे ये बताइएगा कि जो लिंकन्स इनकी रिप्रेजेंटेटिव कमेटी है, ये किस तरह से काम करती है? और अगर कोलैबोरेशन पाकिस्तान और बरतानिया दोनों के उम्मीदवारों के लिए हो रही है, तो क्या इसका रोल पाकिस्तान में भी होगा? हम ये कोशिश करते हैं कि एक बैनुल अक़वामी सतह पर जाके पाकिस्तान के बारे में बात करें। ऐसे कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, जैसे हमारी जो यहाँ की कानून है उनको हम चेंज कैसे कर सकें, अपने पुलिस को फॉर एग्जांपल ट्रेन कैसे कर सकें ज्यादा बेहतर। हमारी एलिमनी एक है जो पोस्ट डिवोर्स मेंटेनेंस कहलाती है, हम उन कानून में कैसे जो इंटरनेशनल जो बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ जो एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, वो उन कानून को हम अपने मुल्क में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जनवरी में मैं ट्रैवल किया था लंदन, और अपनी पहली जो मीटिंग थी लिंकन्स इनकी, उसमें मैं फिजिकली अटेंड किया था, ताकि मैं सबसे एक किस्म का राब्ता भी कर सकूं और देख सकूं कि हम कैसे एक इंटरनेशनल सोसाइटी लिंकन्स इनकी यहाँ भी फॉर्म करें पाकिस्तान में, ताकि जो भी अभी तक बैरिस्टर्स हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो उनके लिए भी एक फर्दर ट्रेनिंग प्रोसेस हो यहाँ पर। मुझे प्री कॉल कमेटी में मुंतखब भी किया है, तो एक सब कमेटी होती है बार रिप्रेजेंटेटिव कमेटी के अलावा, और उसके तहत अब मैं जिना स्कॉलरशिप जो है एक प्रमोट करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर जो भी स्पेशली जो साउथ एशियन स्टूडेंट्स हैं वो जिना कायदे-ए-आज़म जिना साहब के नाम के अंडर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आ जाए, ताकि जी। एंड वे ऑल्सो ट्राइंग, इस साल 100 ईयर्स हुए थे लिंकन्स इन में जब से एक पहली फीमेल एक बैरिस्टर बनी थी। माशाल्लाह, तो मैंने एक और सजेशन दी थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा भी, आपने कहा ना कि स्टूडेंट्स के हवाले से आप स्कॉलरशिप पर भी काम कर रही हैं, इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में खवातीन का रेशियो क्या है? क्योंकि अमूमन इस प्रोफेशन को बड़ा ड्राई समझा जाता है, लड़कियां अमूमन लॉ की तरफ जाती नहीं हैं। क्या अब जाके रुझान चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है, या फिर सूरत हाल आपको बिल्कुल वैसे ही नजर आती है जैसे कि पहले थी कि लड़कियां बहुत कम इस प्रोफेशन को परस्यू करती हैं? मैंने पाकिस्तान में 12 साल पहले प्रोफेशन को ज्वाइन किया था, और उस वक्त से लेके अब तक इतना चेंज आया है। आई एम सो ग्लैड, बिकॉज़ आई आल्सो लाइक टू एट्रीब्यूट कि हमने एक विमेन लॉयर एसोसिएशन भी शुरू की है जो कराची बेस्ड है, एंड उसके तहत हमने एक विमेन कॉमन रूम भी हासिल किया था, एंड वहाँ हम अभी भी मेंटोरिंग सेशंस कर रहे हैं, हम ये ट्रेनिंग सेशंस करवाते हैं स्पेशली नए स्टूडेंट्स के लिए, नए जो वकील होते हैं जिनके पास कोई इतनी गाइडेंस नहीं होती। सो वी ट्राई एंड हेल्प देम, एंड वी ट्राई एंड सी कि कि उनको हम किसी तरीके से प्रमोट कर सकें। आपको बस एक एग्जांपल दूंगी कि अब मेरी फर्म में, जैसे मैंने कहा, हम 12 लोग हैं, उनमें से वी आर 8 ऑफ देम आर वुमेन।
तो काफी खवातीन का परसेंटेज ज्यादा है, तो आई एम ग्लैड कि काफी खवातीन इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाह रही है। मतलब ये कि खवातीन अब किसी भी शोबे में पीछे नहीं है, और वो एक आपने मुझे उसका एक एग्जांपल भी कोट कर दिया। अच्छा, अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कुछ बात हो रही थी कि आप किस किस्म के केसेस को डील करते, तो आपने क्रिमिनल केसेस का भी जिक्र किया, आपने प्रॉपर्टी केसेस का भी जिक्र किया, फैमिली कोर्ट्स आपने कहा आप उसके लिए बड़ा काम करती। मुझे जरा ये बताइएगा, हमारे यहाँ बदकिस्मती से तलाक का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जिसकी वजह से डेफिनेटली ना सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ को सफर करना पड़ता है अपने मामलात की वजह से, लेकिन अगर उनके कुछ बच्चे हैं तो वो भी उस चीज से जरा ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। आपको इतने केसेस डील करने के बाद क्या लगता है, हम माशरती तौर पर हमारा अलमिया क्या है, हम कहां पर लैग कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि ये मेन रूट कॉज है जो आपको मोस्टली केसेस में जरा ज्यादा देखने को मिलती है? आई थिंक बर्दाश्त और ईगो। खवातीन की साइड पे या मर्दों की साइड पे? दोनों। अच्छा। और ये होता है कि अगर हम बात देखिए, जिस घर में तशद्दुद हो वो तो फिर एक बिल्कुल केस हो जाता है। हाँ। लेकिन अमूमन तौर पर ये होता है कि एक ईगो, अंडरस्टैंडिंग, नॉट बीइंग एबल टू गिव ईच अदर टाइम, ये चीजें होती हैं जिसकी वजह से काफी अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज होते हैं, एक दूसरे की, और वो इजहार नहीं कर सकते एक दूसरे से। और मुझे बहुत लगता है कि अगर हमारे पास कपल थेरेपी प्रमोट की जाए बिफोर हैविंग अ चाइल्ड एंड आफ्टर गेटिंग मैरिड, तो बहुत बहुत इजाफा होगा और ये डिवोर्स रेट एकदम से कम हो जाएंगी। ये बहुत प्यारी बात की है आपने बैरिस्टर साहिबा, बहुत प्यारी बात की है। मतलब आपका तजुर्बा यहाँ पर बोल रहे हैं कि कपल्स थेरेपी होनी चाहिए बिफोर मैरिज एंड आफ्टर अ चाइल्ड, जिससे ये जो बड़ा नाजुक रिश्ता है ना, ये मजबूत रह सके, लोगों के खानदान टूटने से जो है वो बचाए जा सके। इस तजवीज को जितना भी हाईलाइट किया जाए उतना बहुत जरूरी है। दूसरा, मुझे ये भी बताएगा कि हमारे यहाँ खुला का रेशियो ज्यादा है या तलाक का रेशियो ज्यादा है, और अगर खुला का रेशियो ज्यादा है तो क्या वो अदम बर्दाश्त का सबसे बड़ा रीजन है, या फिर खवातीन के अंदर शऊर और आगे ही ज्यादा आ गई है? नहीं, हमारा डिवोर्स और खुला इक्वल ही है जो रेट है, लेकिन अगेन आई एम नॉट कोटिंग ऑफिशियल फिगर्स, बट जो अपने मेरे जो सामने जो आपने केसेस को देखा। हाँ जी। बात ये है, देखिए लॉट हमारे काफी आजकल की दुनिया में निकाहनामा को एक अहमियत दी जाती है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज की तरह लिया जाता है। पिछले जमानों में, हमारे पेरेंट्स के जमाने में, या जो अगर हमसे कोई बड़े सिबलिंग्स होंगे, उनके लिए ये पेरेंट्स कहते थे कि नहीं, तलाक का हक आपको मिलना ही नहीं चाहिए, आप उसको काट दें निकाहनामा पे। सो द राइट ऑफ डिवोर्स अगर एक खातून को नहीं मिले तो इस्लामिकली एंड लीगली उनके पास सिर्फ खुला का रास्ता रहता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई खुला की रेट्स भी इक्वल टू डिवोर्स है, बिकॉज वो एक खातून के लिए एक वो जरिया है अपनी मैरिज, एक फेल मैरिज, जो भी मैरिज का मसला हो उससे निकलने के लिए। और विरासती हुकूक के हवाले से भी जो है वो केसेस पार्लियामेंट में बिल पास हुए हैं, और इसके ऊपर हमने देखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और उनकी अहलिया खातून अव्वल ने भी बड़ा काम किया। आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज जो है वो हमें कोर्ट्स में उस तरह से देखने को मिल भी रही है? अब बेटियों के हुकूक जो विरासत के हवाले से हैं उन पर कोई कदगन नहीं है, या फिर इतनी आसानी से वो सलब नहीं किए जा सकते? जी देखिए, जब हम बात करते हैं कि विरासती हकूक, वो तो हमारे लॉ में बहुत पहले से दिए हुए हैं, और इस्लाम में सूरह निसा में भी दिए हुए हैं। सो अंडर द कुरान यू सब कुछ लेड आउट है। अब बात ये है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। आजकल आई नो कि एक फेडरल बिल पास हुआ था जिसकी आपने बात की, लेकिन वो भी सिंध में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो पुरानी जो सक्सेशन एक्ट है वो ही हम चलाते जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी काफी हकूक हैं। हमारी खवातीन की जो विरासती हकूक है वो कानून नहीं मना करता, ना इस्लाम मना करता है, वो लोग खुद मना करते हैं मुआशरे की तरफ से। एब्सोल्युटली, वो आपकी फैमिली की जो प्रेशर होता है कि शादी कर ली तो सारे पैसे हमने आपकी जहेज में लगा दिए, अब आपका कोई विरासती हकूक नहीं है। ये नॉर्म्स हैं, सोशल नॉर्म्स की वजह से ये बातें होती हैं। दिस इज नॉट इन द लॉ, एंड ये बिल्कुल भी ना इस्लाम में है ना कानून में। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, मैं जरा अब आपके करियर की तरफ दोबारा आऊंगी जहां से मैंने आगाज किया था, कि जिस वक्त आपने इस बरतानिया जाकर तालीम हासिल की और डेफिनेटली एक करियर है आपका, उस वक्त आपको खुद भी मालूम था, पूरी एक स्टडीज आपने की भी थी कि जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब और इसके अलावा दीगर नामवर शख्सियत जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, सब लोग इस दरसगाह से जो है वो पास आउट हुए हैं? जी देखिए, 50% ऑफ लिंकन जिनके जो मेंबर्स होते हैं वो साउथ एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं।
ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना साहब। तो आई थिंक वो तो एक सबका ड्रीम होता है कि वहां पर आप जाएं और वहीं आप अपने जो आपके जो फोर फादर्स की जो एक वो है जो आपके एंसेस्टर्स कह लें, एंड स्पेशली द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो फिर आपका दिल चाहता है कि आप वहीं बहुत लोग स्टूडेंट्स का यही माइंड होता है कि बिकॉज द ग्रेट कायद हैज बीन देयर, तो आपका भी वहीं आपकी एंट्रेंस वगैरह वहीं से आप तो फिर इनसे आप बिलोंग बैरिस्टर साहिबा, आपने चूंकि बाहर भी काम किया, अब पाकिस्तान में भी अपनी प्रैक्टिस को अपने कंटिन्यू रखा हुआ है, कितना फर्क नजर आता है वहां के अदालती निजाम में, निजाम इंसाफ में और पाकिस्तान के अदालती निजाम इंसाफ में? क्योंकि अभी आप इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा देख रही हैं। हमारे सियासतदानों की अगर हम लोग बात ले लें कि कुछ फैसले उनके हक में आ जाएं तो बहुत गुड सारा मामला है, अगर नहीं आए तो मौजिज अदलिया, स्पेशली अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से बात करूं तो उनको टारगेट किया जाता है। इस सारे मामले को आप किस तरह से देखती हैं कि आप खुद चूंकि एक लॉ की स्टूडेंट हैं और आप एक वकील हैं, अदालती निजाम इंसाफ में जब वो क्वेश्चन मार्क करते हैं तो हम लोग कहां पर स्टैंड करते हैं? देखिए, वेरी ऑनेस्टली मैंने इंग्लैंड में भी काफी प्रैक्टिस की है और मैं अभी अमूमन कभी केस करने के लिए जाती हूँ इंग्लैंड, और यही है कि वहां पर आपको एक सेट सिस्टम दिया जाता है, 21 दिन का टाइम दिया जाता है फॉर एग्जांपल पर ट्रायल। आप अच्छा। आराम से वहां अपना टाइम मैनेज करके जाके वहां आर्ग्यू कर सकें। यहाँ पर देखिए, वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज लिटरली लाइक जस्टिस डिनाइड, और यही बात है कि यहाँ पर आपकी जो हमारी इतनी बैकलॉग है केसेस में, फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी द जजेस आर वेरी काइंड, लेकिन हमें बहुत जोर और शोर से छोटी डेट्स देनी पड़ती हैं, वरना आपको लंबी महीने की डेट्स मिल जाती हैं। तो आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है इन माइनर चीजों में, नॉट आर्ग्यूइंग योर केस। पहले डेट लग जाए, अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस, अवेलेबिलिटी ऑफ डेट्स, कभी स्टेनोर नहीं होता, स्पेशली इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, कभी स्टेनोर नहीं होता, कभी लीडर नहीं होता। वेरी माइनर थिंग्स, बट पेटी इश्यूज हैं, लेकिन इसकी वजह से डिले होता है बहुत सारे मामलात में, बहुत ज्यादा। आखिरी सवाल, हाँ आखिरी सवाल, मुझे बस उसका जवाब दीजिएगा। बार्स बरतानिया में भी हैं, बार्स काउंसलर्स, ठीक है, बार्स पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान में काम करने वाली बार्स का अमूमी रवैया देखा है। आपको लगता है जो बार्स के अंदर खुद एक मोनोपोली सिस्टम होता है वो अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज होता है? ये आपने मुझे दिल से बात बतानी है, ये कानूनदान बन के नहीं बतानी, क्योंकि आप खुद एक लॉयर हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर इस फील्ड से, इस प्रोफेशन से है नहीं तो ऐसा होता ना हो या कहीं दिखता ना हो। आपने बिल्कुल ये साबित करना है कि मैं कभी बार कोई मेंबर ना बनूं। हाँ नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि आप बने। अगर आप जैसे लोग इतने पॉजिटिव जेस्चर के साथ कपल थेरेपी पर बात करें, जो कि इस वक्त हमारे माशरे का सबसे बड़ा लूप होल है, तो मैं तो चाहूंगी कि आप जैसी खवातीन बार्स की मेंबर बने। नहीं, देखिए, आई टेल यू, इन्फ्लुएंस होता है बट नॉट टू द एक्सटेंट जितना हमें लगता है। ऑल्सो हमारे अगर आप फॉरेन बार्स से कंपेयर कर रही, जैसे आपने किया था, ये है कि वी नीड मोर पीपल टू स्टैंड अप। जैसे आपने कहा कि आई मीन नॉट ओनली माई सेल्फ बट अदर पीपल जो कुछ करना चाहे पूरे माहौल को, पूरे एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए, निजामिया को चेंज करने के लिए, बिकॉज a lot of lawyers are very happy, self-sufficient कि उनके फर्म्स चल रही हैं, वो जो भी उनकी इनकम हो रही है, they don't think about the larger picture. वो बदलाव लाना नहीं चाहते, वो बस अपने आप में खुश है। तो I think that is one main reason why हमारी बार सफर करती हैं, because a lot of people who should be good candidates वो खड़े नहीं होते। सही, थैंक यू सो मच बैरिस्टर ज़ारा बयानी साहबा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बड़ी इंफॉर्मेशन आपने पास ऑन की और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपके करियर से तो मुतालिक बहुत खूबसूरत है ही हैं, लेकिन जो नज़रिया कानूनी मामलात को आपका देखने का है वो डेफिनेटली खातून की हैसियत से ना सिर्फ इसको अप्रिशिएट करूँगी, बल्कि हम यूँ तो हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उसमें से अगर एक मसले को हल करने के लिए हम इंडिविजुअल सतह पर अपनी जिम्मेदारी खुद से आयद कर दें, जैसे कि उन्होंने बड़ी प्यारी सजेशन दी कपल थेरेपी के हवाले से कि ये हमारे लॉ में ज़रूर होनी चाहिए, इसकी कोई गुंजाइश मौजूद होनी चाहिए, या फिर यूँ कह लीजिए कि इस किस्म के सेशंस होने चाहिए जो कि रियासती सतह पर जिस पर हुकूमत खुद इनिशिएटिव ले और इसको हिस्सा बनाए, कि कहते हैं बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज के हवाले से। तो हो सकता है कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी शादियाँ टूटने से बचा सकें, बहुत सारे रिश्ते ख़त्म होने से बचा सकें, बहुत
सारे बच्चे जो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनको नहीं मालूम होता है कि उन्होंने वालिद साहब के पास जाना है, उन्होंने वालदा के पास जाना है, उन्होंने ननिहाल में रहना है, उन्होंने ददयाल में रहना है। बच्चे एक बॉल बन जाते हैं जो कभी किसी के कोर्ट में तो कभी किसी की कोर्ट में। आप जैसी शख्सियत जो हैं वो हमारा कीमती असासा हैं। तो जनाब, उम्मीद है आप लोगों को सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा और आई एम वेरी ग्लैड कि हमारी बहुत सारी लड़कियां अब लॉ के प्रोफेशन को भी परस्यू करें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से आ गए हैं और आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग तो इस वक्त नाश्ता कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ उनके खाने पीने की टेबल पर चल रहा होगा, किचन में कुछ ना कुछ बन रहा होगा। तो हमने सोचा हम भी आपको कुछ खिलाने पिलाने, ना सही मेन्यू ही बता देंगे लेकिन ले जाएंगे आपको ऐसे में इटली। तो जनाब, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जब भी वो किसी काम की कर से किसी भी कंट्री में रह रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा वो जो चीज़ मिस करते हैं ना वो है पाकिस्तानी खाने। और हलाल फूड का मसला उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है ना वो मसला होता है, स्पेशली जब आप यूरोप में हो, चीन में हो, जापान में होंगे, फिर कोरिया में आपकी जॉब हो। अब कई पाकिस्तानियों की ये प्रॉब्लम हमें किसी हद तक हल होती हुई नजर आ रही है। वो ऐसे क्योंकि इन ममालिक में रहने वाले हमारे ही पाकिस्तानी भाइयों ने वहाँ हलाल खानों के रेस्टोरेंट्स खोल लिए हैं और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कैसे ही पाकिस्तानी से जिन्होंने खोला रेस्टोरेंट इटली में। पाकिस्तानी और हलाल खानों का रेस्टोरेंट खोला उन्होंने इटली के शहर मिलान में, और ये मिलान ही मैं कहूँगी, तकरीबन मिलान से 1 घंटे की मुसाफत पर ये इलाका आता है करबीता के नाम से, जहाँ पर पाकिस्तानी नौजवान शाहिद इकबाल वड़ाइश ने ये रेस्टोरेंट खोला है। तो शाहिद इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं, सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, ये बताइएगा कि रेस्टोरेंट खोला है, ये कुछ खाना बनाना भी आता है आपको? जी मैम, हमारे पास प्रॉपर शेफ मौजूद है, पूरा। अच्छा, मुझे लगा था जी मैम के बाद आप मुझे मेन्यू बताएंगे। मेरी अपनी एक्सपर्टीज तो किचन की नहीं है, लेकिन अच्छा। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और काम करता हूँ मैं। जबरदस्त। जी कुछ जी कुछ बनाना नहीं आता, अंडा भी फ्राई नहीं करना आता शाहिद? जी, बेसिक्स तो हर इंसान ही जानता है, लेकिन प्रॉपर किचन को चलाने के एक्सपर्टीज लिए नहीं जो है है खाना बनाने में। अच्छा, मुझे ये बताइए शाहिद, क्या सोचकर आपने ये इटली में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोलने का प्लान किया और बाहर जाकर इस किस्म की इन्वेस्टमेंट करना, ये क्या आइडिया, क्या विजन था इसके पीछे? हमारे इलाका में कोई रेस्टोरेंट नहीं था। फैमिली के साथ 1 से 2 घंटा की 1.5 से 2 घंटे की कम अज कम मुसाफत तय करके आपको हलाल फूड खाने के लिए जाना पड़ता। तो बच्चे और घर में खवातीन अक्सर जो है वो चाहती हैं कि हमें बाहर भी ले जाया जाए, बाहर जाके खाना खाया जाए। इवन मैकडोनल्ड भी हम नहीं जा सकते, वहां पे भी हमारे लिए हलाल जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा, तो मतलब इतनी आइसक्रीम से बड़ी ही फूड चेन मैकडॉनल्ड्स, उसके बावजूद इटली में हलाल फूड वहां पर अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए? जी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। My जितनी भी goodness. फूड चेन्स हैं, KFC है या मैकडोनल्ड्स हैं, और इसके अलावा जो भी हैं, आपको जो भी वहां पे मुयस्सर जो भी मिलता है वो हलाल नहीं है। अच्छा। तो पाकिस्तानियों के लिए और खुसूसन और दीगर भी तमाम मुसलमान कम्युनिटी के लिए हलाल फूड का बहुत बड़ा मसला था। मैं खुद अपने बच्चों के साथ 3-4 दफे सिर्फ जा सका हूँ, क्योंकि इतनी मुसाफत तय करने के बाद फिर खाने जाना की जो है वो चाहत भी खत्म हो जाती है, भूख ही मर जाती है इंसान की, इतनी देर आप बात पहुंचते। तो अब ये बताइए कि कितना टाइम हो गया शाहिद आपको इटली में रहते हुए, मतलब यानी कि फिर कितने, मतलब यानी कि खुद आपने भी इस चीज को फील किया, उसके बाद आपने ठान ली कि नहीं अब तो मैंने रेस्टोरेंट खोलना ही खोलना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बाकी मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी? फर्स्ट टाइम 2013 में मैं इटली आया था, लेकिन 2013 से 17 तक मैं सिर्फ वेकेशंस में आता था 3 माह के लिए और फिर वापस चला जाता था। वहां पे पाकिस्तानी जॉब करता था। ठीक। 17 से ऑनवर्ड फिर मैंने इधर ही स्टे किया, फिर नहीं लौटा। तो ये बताइए कि किस नाम से आपने अपना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इटली में खोल रखा है और क्या क्या मेन्यू हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को खाने को मिलता है वहां पे? जी, अल नूर इटालियन नाम, पहला जो वर्ड है वो है अल नूर। अच्छा। रिस्टोरांते इटालियन में रेस्टोरेंट को कहते हैं। तो अल नूर रिस्टोरांते के नाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेस्टोरेंट शुरू किया है। और यहाँ पर बहुत से लोगों ने हमें कहा कि अगर आप बियर वाइन जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पे रेस्टोरेंट सेक्टर फूड ये किसी सूरत चल ही नहीं सकता, आपके पास लोग ही नहीं आए। वो भी रखना पड़ी।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अब अल्लाह पर तवक्कल करते हुए हमने इसको मुकम्मल 100% हलाल माशाल्लाह अ, माशाल्लाह, शुरू जबरदस्त। किया। और हमारे पास 2 हॉल्स हैं और हमारे पास जगह खत्म हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, बिठाने के लिए जगह नहीं मिलती। अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं। वो सारे दावे और वो सारी बातें जो कहते थे कि लोग नहीं आएंगे वाइन के बगैर, वो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुंचते सब आदमी। हैं। नहीं, आपने बड़ी प्यारी बात की, हस्बुनल्लाहि व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। अल्लाह ताला करता है और अपने बंदों का खुद वकील हो जाता है और उनको नुसरत फतह से हमकनार करता है। मुझे ये बताइएगा कि जब भी हम लोग वहां पर देखते हैं पाकिस्तानियों को, ऐसा खुद कौन सा खाना या कौन सी ऐसी स्पेशल डिश होती थी जो आप भी पाकिस्तान की मिस किया करते थे, और सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स पर उस डिश की होती है? घर में तो ज़ाहिर है खवातीन भी बना बना के थक जाती हैं और वो चाहती हैं कि एक माह के अंदर एक दो दफा तो हमें बाहर लेके जाया जाए, हमें भी कुछ छुट्टी मिले बच्चों के साथ, उनकी ड्यूटी। और तो घर में तो वही बड़ा बना लिया, तो चिकन कढ़ाई, लैम कढ़ाई और इस तरह की। लेकिन बाकायदा हमने इधर ग्रिल का सारा जो है वो प्रोवाइड किया है। हमारा बहुत अच्छा, ही फुल फ्लेज्ड मेनू है। इतनी मुश्किलात का सामना कि 2-2 घंटे बाद उन्हें खाना मयसर हो रहा है, और अगर ऐसों के लिए आपने रेस्टोरेंट खोल ही दिया है तो क्यों ना हम उनके साथ मेन्यू शेयर करें। तो चलें, जिन्हें इस रेस्टोरेंट के बारे में नहीं भी पता होगा उन्हें भी पता चल जाएगा। ये जी जनाब, अल्लूर का मेन्यू कार्ड हमारे सामने आ गया है, और पहले पेज पे क्या क्या है जरा पढ़कर तो सुनाइए मुझे। पनीर पकौड़ा है, पतातीने फ्रीते, ये जो चिप्स है बच्चों के लिए, आहा, गामरी, पता पीने। जी, पतातीने फ्रीते कहते हैं इटालियन में उन्हें। अच्छा, जी। और सी फूड में है गामरी पकौड़ा है, वेज समोसा है, गोश्त समोसा है, समोसा चाट। ये गामरी पकोड़ा क्या होता है? क्योंकि रमजान आ रहा है, अगर कुछ वाकई अच्छा टेस्ट है तो चले लोग भी घर में बना लेंगे। गामरी पकोड़ा किस चीज का बनता है? जी, झींगा जो है सी फूड है उसके पकौड़े बना के देते हैं जी। और चिकन पकौड़ा है, चना चाट है, गोश्त समोसा है, भाई ये वाह। सारी चीजें जी। और आपको अपने ही रेस्टोरेंट का सबसे फेवरेट चीज कौन सी लगती है कि ये तो डिश आप भी कहते हैं भाई आज ले आओ, आज तो मैंने ये खानी है? मैं चिकन टिक्का मसाला खुश होके खाता हूँ। वाह, वेरी वो नाइस। सेकंड डिशेस में आता है। तो उसके बाद हमारे पास ग्रिल की पूरा जो है वो जो डिशेस हैं जिसमें अच्छा जी जी अच्छा, जी दाल चावल की प्लेट अगर किसी ने अल्लूर रेस्टोरेंट से खरीदनी है तो पाकिस्तानी कितने बनते हैं, और इटली में वो पैसे कितने बनते हैं? जी, प्याती वेजिटेरियंस के लिए अलग से पूरा मेनू मौजूद है। जो गोश्त फॉर नहीं है, जो गोश्त खाना अच्छा। पसंद नहीं करते, सिर्फ वेजिटेबल्स है, तो वेजिटेरियंस वेगन्स के लिए हमारे पास पूरा मेन्यू मौजूद है। अच्छा, मुझे ये इसके बताइए ना अलावा शाहिद, अभी कुछ ही दिनों के बाद रमजान आ रहा है, तो रमजान के अंदर आप कोई स्पेशल अफ्तार डील्स वगैरह देते हैं अपने कस्टमर्स को? जी, इंशाल्लाह हमने उसके लिए बाकायदा जो है वो अपना प्लान जो है वो तरतीब दिया है। और सहर के लिए तो नहीं होगा, इंशाल्लाह इफ्तार के लिए हम जो है वो बुफे सिस्टम करेंगे। और पकौड़ों समोसों का इंशाल्लाह बड़ा इंतजाम होगा, चाट्स जैसे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सारी यादें जो है वो हाँ। ताज़ा की जाएंगी। इधर अल्हम्दुलिल्लाह सारी मुस्लिम कम्युनिटी में अनाउंस किया गया है। और ऑलरेडी बुकिंग्स रमजान की इफ्तार की पार्टीज के लिए, क्योंकि पहले लोगों के पास यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, लोग इफ्तार करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ये सहूलत नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ये बड़े हॉल्स हैं हमारे पास। तो अब तो कल अभी एक बर्थडे की बुकिंग थी हमारे पास, वाओ, वेरी अभी नाइस। उसके लिए सारे लगे हुए हैं गुब्बारे दूसरी साइड तो पे। मुझे ये बताइए शायद करबीता में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद कितनी है, कितने करीबन लोग रहते होंगे यहाँ पे? एक्चुअली कुर्बेता, जैसे हम पाकिस्तान में कुर्बेता। एक यूनियन काउंसिल, जैसे पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल होती है, जी जी, ऐसे ही इसको आप स्टेटस दे लें। ठीक है। लेकिन 30 मिनट की मुसाफत के अंदर अंदर कुर्बेता से आपको 10,000 पाकिस्तानी जो है वो मिल जाते हैं। ओह, काफी बड़ी तादाद में इसका मतलब लोग वहां पर काम कर जी रहे जी। हैं। और ये सिर्फ जो है वो पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। अगर बांग्लादेशी, इंडियन और सीरियंस, इजिप्शियन, मोरक्को के बाकी मुसलमानों को, ट्यूनीसियन को गिना जाए तो बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान जो है वो मुकीम है। और ये बहुत ही बड़ा मसला था
तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिम कम्युनिटी है और जो इटली के लोग हैं, क्या वो भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का विजिट करते हैं? अल्नूर रेस्टोरेंट का, उनको भी कुछ खाना वहाँ का कुछ जो उनको भी बड़ा अच्छा लगा हो, किसी पे चीज पे फीडबैक आपको आया हो कि नहीं ये बड़ा चीज अच्छी बनाते हैं आप लोग? जी मैम, आपके लिए खुशगवार हैरत होगी ये सुनने में कि यहाँ पर 50% क्लाइंट्स जो हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इटालियंस हैं। ओह, और वेरी अल्हम्दुलिल्लाह नाइस। इटालियंस बहुत आते हैं और वो बहुत असल में तो वो इंडियन फूड इसको समझते हैं। अच्छा। लेकिन जितने भी क्लाइंट्स आते हैं मैं पर्सनली उनसे मिलता हूँ, उनको जो है वजाहत देता हूँ कि ये हम अपनी पाकिस्तानी कुजीन के साथ उनको मुतारिफ करवाते हैं, पाकिस्तान का नाम जो है उनके सामने पेश करते हैं कि ये इंडियन खाने नहीं है। एक्चुअली वो मिलता जुलता ही वो जी समझते जी, हैं। बिल्कुल ऐसा लेकिन ही है, हाँ। इवन पाकिस्तानियों ने बहुत से दूसरे इलाकों में जहां रेस्टोरेंट खोले हुए हैं तो उन्होंने अपने नाम के साथ ला कुचीना इंडियाना रखा होता है, अच्छा। पाकिस्तान का नाम ही नहीं यूज करते। तो मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा कि हमें इसमें कुछ शर्म महसूस नहीं करनी बहुत प्यारी चाहिए। बात, बिल्कुल ऐसा ही है। इज्जत और वकार के साथ अपने मुल्क का नाम पेश करें कि ये पाकिस्तानी खाने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज क्लाइंट्स को बताया जाता है, अगर आप हमारे गूगल पेज अलनूर रेस्टोरांते पे जाएं कुर्बेता, तो आपको इटालियंस के कमेंट्स नजर आएंगे और आप बहुत अच्छे वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में वेरी भी मिल नाइस, जाएंगे। वेरी नाइस। बहुत हैरत होगी। शाहिद, अल्लाह ताला आपको मजीद इज्जत दे, आला मकाम दे, आपके कारोबार में मजीद बरकत अता करे। मैं तो ये कहूँगी, दो बातें आपकी सारी कॉन्वर्सेशन में मुझे बड़ी ही प्यारी लगी। एक तो ये कि आपने कहा ना कि आपने वाइन नहीं रखी, आपने वहाँ पे कोई भी ऐसी ड्रिंक लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रखी कि जो हलाल खाने को जो है वो इफेक्ट दे, प्रॉब्लम करे। मतलब अल्कोहल की मैं इन शॉर्ट अगर बात करूँ, वो आपने उस पर अल्लाह ताला पर तवक्कल किया और अल्लाह ताला ने आपके लिए आसानी की। और अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह आपके खानों को, आपके रेस्टोरेंट को इटालियन खुद बड़ा प्रमोट करें, बड़ा पसंद करें। इवन कि आपने खुद करके कमेंट सेक्शन में अगर जाएं, गूगल पर इसको गूगल किया जाए तो वहां पे भी इटालियन कम्युनिटी के बड़े मजे मजे के कमेंट सुनने को मिलेंगे। दूसरी बात जो आपने की वो ये कि पाकिस्तानी हैं हमें पाकिस्तानी होने का सबूत देना है। हमें अपने रेस्टोरेंट्स के साथ, अपने कैफेज के साथ इंडिया को नहीं जोड़ना। गो कि इंडिया इस वक्त बड़ी रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी बनता चला जा रहा है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान में हम पले बड़े हैं, पाकिस्तान को हम आगे रिप्रेजेंट करें। तो अपने झंडे को उसकी बेहुरमती मत कीजिए, उसकी हुर्मत को सलाम कीजिए और अपने आप को खुद पाकिस्तानी कहलवाने पर फख्र महसूस कीजिए। और आप एक जीता जागता सबूत हैं कि जिसने ना दीन का दामन छोड़ा, ना पाकिस्तान से मोहब्बत छोड़ी। बहुत ख्याल रखिए अपना। बहुत मजा आया शायद मुझे आपसे बात करके, और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। रमज़ान की आमद है और इस उम्मीद के साथ कि देखिए ना, इतने सारे क्या कहते हैं रोज़ादार होंगे जो कि जाएंगे इस रेस्टोरेंट पर और इफ्तार करेंगे, तो अल्लाह ताला उस इफ्तार का सवाब भी आपको दे और आपके काम में खैर बरकत अता फरमाए। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान को कहीं मत भूलिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से कि जिन्होंने वो कारनामा कर दिखाया, कि एक ऐसा कारनामा जो अब तक दुनिया में सिर्फ 4 लोग कर पाए हैं। मुलाकात में आपकी करवाने जा रही हूँ पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉमर और यंग साइंटिस्ट शहीन नियाजी से, जो 17 घंटों की मेहनत के बाद 11 अरब नूरी साल दौरे कहकशां की तस्वीर लेने में कामयाब हुए हैं। इस मंजर को कहा जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ 4-5 जगहों से ही देखा गया। इनमें अब पाकिस्तान का इजाफा हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये क्रेडिट जाता है शहीर को। ये कहकशां इस तस्वीर में लकीर की शक्ल में दिखाई दे रही है, जरा गौर से देखिएगा। इसकी लकीर में दिखाई देने की वजह यह है कि ये जो मस्कोरा कहकशां है, पर्टिकुलर जो हमें नजर आ रहा है सारा माहौल, और हमारे दरमियान कुछ दीगर बड़े बड़ी कहकशाएं मौजूद हैं जिनकी ग्रेविटी की वजह से मौजूद जो ये कहकशां की रोशनी है वो थोड़ी मुड़ती हुई हमें नजर आ रही है। इसे हम फल्कियाती जबान में ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं, और ये वही मजर है कि जिसकी पेशगोई आइंस्टाइन ने 100 साल पहले की थी। तो देख लीजिए कितना हिस्टोरिकल ये सेगमेंट हमारा होने वाला है। इस पिक्चर को खींचना इतना मुश्किल है कि अब तक दुनिया भर में सिर्फ 5 एस्ट्रोनॉमर ही ऐसा कर पाए हैं, जिसमें एक है पाकिस्तानी शहीर नियाजी। माशाल्लाह,
उनकी कामयाबी की कहानी जरा उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। शहीर, मुझे ये बताइएगा कि इस तस्वीर को खींचने के हवाले से इतना सस्पेंस या इतनी क्रिएटिविटी क्यों कहा जाता है कि इस तस्वीर को लेना इस कदर मुश्किल है कि अब तक सिर्फ 5 लोग ही ले पाए, जिसमें से 5वां नंबर आपका है। थोड़ा हमें भी बताइएगा कि ये तस्वीर खींचना और बिल्कुल हूबहू जो देखना आप चाहते हैं, जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वही मोमेंट को कैप्चर करना कितना मुश्किल है। पहले तो आपको ये बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, जिसको हम चेस्टशायर कैट गैलेक्सी कहते हैं, ओके ये काफी छोटा एक ऑब्जेक्ट है। और ये आपने जैसे शुरू में फरमाया कि 11 बिलियन बुरी साल दूर ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से हमारे पास जो फोटॉन्स हैं वो 1 या 2 फोटॉन हर मिनट आ रहा होता है। मतलब अच्छा। इतना कम रोशनी हमारे जमीन तक पहुंच रही होती है इससे कि उसको रजिस्टर करना, उसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये काफी छोटा है। अगर हम चांद को देखें आसमान में तो चांद भी इतना बड़ा नहीं नजर आता। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हम चांद के कंपैरिजन में करें तो 80 ये गैलेक्सीज अगर हम लाइन में लगाएं तो मून के साइज का वो एक डायमीटर उसका बन जाएगा। अच्छा। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, इतना दूर है, इतना डिम है, इसको नॉर्मली जो टेलीस्कोप्स इसको कैप्चर करती हैं और जो इस पे रिसर्च वगैरह होती है वो हबल स्पेस टेलीस्कोप से हुई हुई है। और बड़ी जो स्पेस टेलीस्कोप्स है जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये नॉर्मली इन चीजों को कैप्चर करती हैं। उनका ये फायदा है कि वो उनके जो शीशे होते हैं वो काफी बड़ी टेलीस्कोप्स होती है, तो जितनी बड़ी टेलीस्कोप होती है उतनी छोटी चीज आप देख सकते हैं। और जब वो स्पेस में होती है टेलीस्कोप तो आपके पास लाइट पोल्यूशन और जो जितनी भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है उसकी भी कोई रुकावट नहीं आपको मिलती। ठीक। तो हमें जो आपने ली है इस तस्वीर से निज़ामे मैं ये कहूँगी कि जो जितना भी हमारा खलाई निज़ाम है, ये हमारा निज़ाम फल्कियात है, उस सिस्टम को समझने में कितनी मदद मिलेगी? आइंस्टाइन ने बहुत पहले जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का हमें बताया था कि जो स्पेस टाइम होता है, जो हमारी यूनिवर्स होती है, उसमें जो स्पेस टाइम है लाइट कर्व होती है उस स्पेस टाइम की कर्वेचर की वजह से, और ये होता है ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से। अब ग्रेविटी हमारे अर्थ पे भी है, जैसे हम अगर छलांग लगाएं तो हम वापस नीचे जमीन पे आते हैं, ये ग्रेविटी की वजह से होती है। अब इस तस्वीर में जो गैलेक्सीज हैं इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो रोशनी को भी अपनी तरफ खींच लेती है। तो जब वो रोशनी अपनी तरफ खींचती है तो वो बेंड हो जाती है लकीरों की फॉर्म में। और ये एक काइंड ऑफ एक एक्चुअल प्रूफ था आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, कि जो उसने इतने साल पहले हमें मैथ्स के थ्रू बताया था वो अब एक फोटोग्राफिक प्रूफ की तौर पे हम देख सकते हैं कि ये वाकई होता है दुनिया में, यूनिवर्स में ये वाकई होता है। तो इसके अलावा इसमें एस्ट्रोनॉमी में काफी रिसर्च होती है क्योंकि लेंसेज का आपको पता है हर चीज को जूम कर देती है। तो ग्रेविटेशनल लेंस जिसको ये कहते हैं, ये बहुत दूर की गैलेक्सीज को हमारे करीब ले आती हैं विजुअली बेसिकली। हम दूर की गैलेक्सीज को मैग्नीफाई होती हुई देख सकते हैं और फिर उनको स्टडी कर सकते हैं, वरना हमें वो दूर की गैलेक्सीज आमतौर पे नजर आना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक चीज मैं इस सिलसिले में ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि दुनिया में अब तक सिर्फ 5 एस्ट्रोनॉमर चूंकि इस पिक्चर को उन्होंने लिया है, इस तस्वीर के पीछे फिलॉसफी क्या है? क्यों इस चीज को कैप्चर करना इतना जरूरी होता है किसी भी साइंटिस्ट के लिए, लाइक उसके अपने पोर्टफोलियो के लिए इतना स्पेशल क्यों हो जाता है? अब जैसे मैंने जो इस इमेज को कैप्चर किया, मैंने तकवा ऑब्जर्वेटरी है हमारी प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी जिसका मैं टीम का हिस्सा हूँ। ठीक है। तो ये बलूचिस्तान में पाकिस्तान की एक पहली ऑब्जर्वेटरी है जो डार्क स्काई में मौजूद है, मतलब शहर से बहुत दूर है, वीरान इलाकों में है और बिल्कुल हमारा अंधेरा होता है स्काई में। अच्छा। तो इस तरह की टेलीस्कोप की बेसिकली ये जो इमेज मैंने कैप्चर किया है, इसको ये हमारी टेलीस्कोप की लिमिट्स को टेस्ट कर रहा था मैं, कि जो हमारी वहाँ टेलीस्कोप मौजूद है उससे मैं अगर ये इमेज ले सकता हूँ, इसका मतलब है मैं और काफी रिसर्च
जो उसके बीच में आती सही। है, क्योंकि ये तो एक लिमिट है, एक बाउंड्री है, काइंड ऑफ एक माइलस्टोन था। तो उसके अलावा तो जितनी भी कितना हम टाइम रिसर्च लगा कर सकते हैं आपको उसका एक एक मुनासिब पिक्चर लेने में कि उसके तमाम जाविये जो हैं वो क्लियर हो, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो उसमें नजर आ रहे हैं वो क्लैरिटी? इससे पहले कितनी पिक्चर्स आपने ली, कितनी को आपने निकाल के देखा, नहीं इसमें भी मसला है, नहीं इसमें यहाँ पे ये एरर है, तो मुझे यहाँ पे इसको पूरा जो है वो फोकस के साथ लेना होगा? कितना टाइम लगा ये सब होने में? बिल्कुल। तो हम जैसे आपने शुरू में कहा कि 17 घंटों की हमने इमेजिंग की, तो उसमें ये है कि अब 17 घंटों की आप इमेजिंग एक दिन में नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इतनी रात नहीं होती। हाँ। रात आपकी मुश्किल से 10 या 11 घंटों की होती है। तो इसको हमने 3 या 4 रातों में ओह। डिवाइड करके 17 आवर्स की टोटल एक इमेजिंग की। 3 मिनट का एक शॉट था, मतलब 3 मिनट के लिए हमने अच्छा। एक इमेज ली, और फिर इस तरह की हमने कई 100 इमेजेस ली, मतलब कोई 3 या 400 इमेजेस को मिला के 3 या फिर 400 आप इमेज? एक बिल्कुल। और वो एक इमेज भी जो आपकी होती है वो काफी साइज होता है उसका, मतलब तो काफी गीगाबाइट्स में डेटा भी आ जाता है, मतलब 100 या 200 गीगाबाइट्स का डेटा होता है। फिर उसको प्रोसेस करना होता है, उसको कंपाइल करके एक इमेज में बनाते हैं, ताकि आपके जो फीचर्स हैं वो हाईलाइट हो जाए इमेज। हाँ। उसके बाद 1 हफ्ता लगता है प्रोसेस करने में। आपने एडिटिंग करनी होती है, नॉइज वगैरह जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो मतलब खराब चीजें होती हैं इमेज में, उनको आपने साफ करना होता है, और डेटा को रिफाइन करना होता है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, और इसके थ्रू फिर बाद में एंड पे जो इमेज निकलती है वो फिर फाइनल इमेज होती है। तो टोटल आप कह सकते हैं कि 2 वीक्स का ये पूरा प्रोसीजर था। शहीद, जो इसके बाद एक कारनामा final आपने image किया, में- डेफिनेटली दुनिया भर के जितने भी साइंसदान हैं उनकी कोशिश होगी कि हम इस किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लैरिफाई कर सकें। पाकिस्तान को अगर आलमी सतह पर देखा जाए तो इससे कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, कितने ऐसे वो उसको कहते हैं ना कि लगी हुई गिरे हैं जिनको हम खोलने में कामयाब हो सकते हैं आप जैसे साइंसदानों की मदद से? तो अब इससे रिलेशन बनता है हमारे एस्ट्रोनॉमी एज अ फील्ड इन पाकिस्तान। ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में भी हमारे पास एस्ट्रोनॉमी के लिए काफी स्टूडेंट्स है, एक पूरा बैच है, मतलब मगर उनका जो मेन मसला ये है कि हमारे पास ऑब्जर्वेटरीज इवन दो यूनिवर्सिटी में है, मगर वो इस लेवल की नहीं है ऑब्जर्वेटरीज जिससे आप रिसर्च कर सकें। तो ये हमारी जो तकवा ऑब्जर्वेटरी है, क्योंकि हमने ये इमेजेस वगैरह ले ली हैं, हालांकि ये प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी है, मगर हम अपॉर्चुनिटीज देंगे स्टूडेंट्स को और यूनिवर्सिटीज को कि वो हमारे साथ मुआहदे साइन करें ऑब्जर्वेटरी के साथ, और स्टूडेंट्स को भेजें ताकि वो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कर सके। क्योंकि वरना इसके अलावा जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉमी करना चाहते हैं मगर ऑब्जर्वेटरी नहीं होती, तो उनको पैसे लगा के फॉरेन में अपना टाइम खरीदना पड़ता है, और वो टाइम लेना पड़ता है, और वो बहुत कम टाइम मिलता है फॉरेन ऑब्जर्वेटरीज में, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया की वेटिंग लिस्ट होती है। तो एक अपनी ऑब्जर्वेटरी अगर पाकिस्तान में अभी की है, तो हम अब यहाँ पे ही एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कर सकते हैं। सही। शहीर, आपका एक रिसर्च थी जो कि एक इंटरनेशनल मैगजीन में पब्लिश हुई थी। आइजैक न्यूटन का रिकॉर्ड आपने उससे तोड़ा, उस पर तोड़ा था। 16 साल की उम्र थी आपकी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह ताला कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़हीन और फतीन बनाते हैं। आप उनमें से एक हैं। अब आपकी एज क्या है? 16 साल की उम्र में आपने वो रिकॉर्ड तोड़ा, और बचपन जो आपका रहा है उसमें आपको कभी ये अपने अंदर एक कैपेसिटी एक फील हुई कि नहीं, मैं कुछ मुख्तलिफ हूँ बच्चों से जो बाकी हैं मेरे इर्द गिर्द खेल कूदने वाले? अभी मैं 22 साल का हूँ, और अच्छा। बचपन में तो नॉर्मली फील हुआ था कि मेरी मतलब क्योंकि नॉर्मली चाइल्डहुड थी मेरी भी, जितने बाकी थे, सोशल लाइफ भी थी, सब कुछ था। बस ये है कि वो एक जुनून था कि और चीजें करनी है, थोड़ा और डिफरेंट करना है कुछ। चीजों को पहले करना है दूसरों से, और एक यंग उम्र में ही इस तरह की चीजें कर लेना। तो यही अब एक ड्राइव थी जो पेरेंट्स तुम वगैरह ने जैसे भी बच्चे instill होते हैं की जिनको मेरे में। जबरा बड़ी जल्दी समझ आता है, वरना हम तो कसम से थ्योरम्स भी रट्टे लगाकर याद किया करते थे, हमें तो याद भी नहीं होते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके शहीर आगे? अभी मैं बीएस फिजिक्स कर रहा हूँ, अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है। तो अभी बीएस फिजिक्स के बाद मैं देखता हूँ
मास्टर्स करूंगा मोस्ट लाइकली, फिर पीएचडी भी करूंगा एंड फिजिक्स में ही और एस्ट्रोनॉमी वगैरह रिसर्च वगैरह जारी रखूंगा। जबरदस्त। और मुझे ये बताइए कि डेफिनेटली, क्योंकि बड़े, मैंने कहा ना कि आप तो बड़े ज़हीन स्टूडेंट रहे होंगे, क्या मार्क्स आते थे मैथमेटिक्स में? अब स्कूल के अगर मार्क्स पूछे तो मार्क्स स्कूल में मेरे एवरेज ही आते थे, टॉपर तो नहीं था मैं कभी। अच्छा। क्योंकि मैं पढ़ाई में वो इतनी, स्कूल की पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं करता था मैं। हाँ, लेकिन कॉलेज लेवल पर, हायर एजुकेशन में आके आपने ज्यादा एंड पे ग्रेड्स काफी अच्छे आ जाते थे, और अब यूनिवर्सिटी में तो काफी अच्छा ही है जा रहा है सब कुछ। चलिए, विशिंग यू वेरी गुड लक शहीर फॉर द फ्यूचर। अल्लाह ताला आपको मजीद और कामयाबियां देखना नसीब फरमाए, और आप जैसे लोग पाकिस्तान के लिए जो इतना कुछ कर रहे हैं, उनकी कामयाबियों को सेलिब्रेट टीम कैफे मागला हमेशा करती आई है और आगे भी करती रहेगी। और ये कोई छोटा कारनामा नहीं है, सुनने में आप लोगों को भी बड़ा ये ड्राई लग रहा होगा, चीज़ें समझ भी नहीं आ रही होंगी, लेकिन अगर हम इसको देखें आलमी सतह पर एक ऐसे स्टूडेंट का, एक ऐसे साइंटिस्ट का कि जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान के हवाले से अक्सर ये बात कर रहे थे कि हम आलमी दुनिया से अभी भी बहुत सारे मामलात में पीछे हैं, लेकिन महदूद वसाइल के होते हुए भी अगर हमारे जवान इस किस्म के कारनामे कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ सलाम है उन्हें। तो इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं। कहीं अगर जा रहे हैं तो वापस आ जाना आप लोगों ने भी, क्योंकि कैफे मागला हाँ जी, वेलकम बैक। क्योंकि ब्रेक के बाद हमारा ये सेगमेंट है एंटरटेनमेंट से भरपूर, और ऐसे एंटरटेनमेंट में मुलाकात हम आपकी करवाएंगे कैसे म्यूजिशियन से कि जिसने अपने सितार की आवाज़ से पूरी दुनिया में एक नुमाया मकाम बनाया। शायद ही दुनिया को कोई ऐसा मुल्क उन्होंने छोड़ा हो कि जहाँ पर उन्होंने परफॉर्म ना किया हो, यहाँ तक कि वर्ल्ड म्यूजिकल फेस्टिवल में भी वो परफॉर्म कर चुके हैं। मौसीकी से तो प्यार है ही, लेकिन सुफियाना कलाम से उनको मोहब्बत है। और इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि सिर्फ उर्दू ही एक ज़बान नहीं कि जिस पर उन्हें अबूर हासिल हो, फारसी ले ले, संस्कृत ले ले, हिंदी ले ले, इस किस्म की ज़बानों से भी उन्होंने ख़ुद को आशना करके रखा है, ताकि जब वो कुछ गाएं कि किसी जगह का कलाम वो पेश कर रहे हों, किसी हिस्ट्री बेस्ड पोइट्री को वो अपने सुरों की सूरत में ढाल रहे हों, तो वो मैसेज वो लोगों तक डिलीवर करने में कामयाब हो सके। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एंटरटेनमेंट के सेगमेंट में जनाब शबी सैन साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। शबी साहब कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल खैरियत से। आपके साथ आपके शागिर्द भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उसामा, और अस्सलाम वालेकुम। साथ ही साथ आपके भाई छोटे से ज़बी सैन हमें ज्वाइन करें। काफ़ी रिजेम्बलेंस वैसे नज़र आ रही है, थोड़ी सिमिलैरिटी है। तबला नवाज हमें शहजाद साहब ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। आपसे स्टार्ट करते हैं शबी साहब। एक काफ़ी इसको कह लेते हैं ना कि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आपका, ठीक है, और उसकी लेगेसी को लेकर आप चल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कब से आपने इस चीज़ का आगाज़ किया, क्योंकि ये ख़ानदान में मिली हुई विरासत है जिसको आप लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस विरासत को, इस हिस्टोरिकल जर्नी को कंटिन्यू करना आज के दौर में टफ नज़र आता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं आप करने में कामयाब हैं? देखिए, सबसे पहले जो आपने घराने की और मेरी बात की, तो मैं हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हीच चीज़ें खुद ब खुद चीज़ें नशुद, हीच आहन खुद ब खुद नेज़े नशुद, कि एक जो आम चीज़ है वो खुद ब खुद बड़ी चीज़ नहीं बन सकती, और एक आम सा जो लोहा है वो खुद ब खुद उसका कोई नेज़ा या कोई हथियार उसका नहीं बन सकता। हीच हलवाई नशुद उस्तादे कार, ताकि शागिर्दे शकर रीज़े नशुद। ये फारसी है जी। कोई भी आम इंसान हलवाई के काम का कारीगर नहीं बन सकता जब तक वो किसी हलवाई का शागिर्द नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तब्रेज़ नशुद। और मौलवी भी कभी मौलाना रूम ना बनते अगर ये शम्स तब्रेज़ के गुलाम ना होते। तो मेरे जो कि असातिज़ा और मेरी वालदा, मेरा जो घराने का जो एक पूरा एक जो सिलसिला था वो इतना अजीम और रॉयल किस्म का है कि हमें मेहनत करनी पड़ती है हर दौर में। फिर क्या था कि बड़े बड़े जो असातिज़ा थे उनका हमारे घर में आना जाना था, तो फ़ारसी कलाम पे, संस्कृत पे, शायरी पे हम बात करते थे, और छोटी एज में सुनते थे। कभी कभी बात ऊपर से गुजर जाती थी। तकरीबन 150 से ज़ायद ऐसी पोइट्रीज हैं कि जिनको आपने उर्दू में ट्रांसलेट भी किया है। जी जी बिल्कुल, ये मैंने किया, मेरे लिए एजाज़ की बात थी। फिर अब बात आ गई कि आज का जो मॉडर्न ज़माना आ गया ना एकदम, जिसमें क्लासिकल शायरी, फ्यूजन का ज़माना आ गया। अब फ्यूजन जो था 850 साल पहले भी हज़रत अमीर खुसरो ने किया था। आपने क्या किया? आपने क्लासिकल को लिया, ध्रुपद गायकी को लिया, और कवाली के अंदर आपने सब कुछ डाला। कवाली में आपको क्लासिकल भी मिलता है, आपको ध्रुपद भी मिलेगा, उसमें ख्याल गायकी भी मिलेगी, ठुमरी की नज़ाकत भी मिलेगी। क्या मुराद हुआ शबी? अच्छा, जो ध्रुपद था ये उस वक्त का एक रॉयल और रिलीजियस गाना था। अच्छा। अगर आज से हम 1000 साल पीछे जाएं तो उस वक्त का ये गाना था, और उस वक्त ख्याल गायकी, ठुमरी और ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। ध्रुपद में कलाम से ज़्यादा
सुरों पे गौर किया जाता था। और ये मेडिटेशन का गाना था कि अब हज़रत मियां तानसेन जी जो थे वो ध्रुपद गाया करते थे। अगर आज का स्टार जो है वो उस ध्रुपद और फ्यूजन से ले जो आप हमें समझाना चाह रहे हैं, लेकिन हम ऐसे निकम्मे लोग हैं कि जब तक हम लोग सुने ना वो चीज़ पर एक एग्जाम्पल ना मिले हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो शबी गुजारिश है मैं आपसे। हज़रत अमीर खुसरो का कौल कलबाना पेश करता हूँ, जिसमें क्लासिकल, ध्रुपद, ठुमरी और कलाम सब कुछ उसके अंदर मौजूद है। तो मैं ज़रा पेश करता हूँ, कौल कलबाना पेश करता हूँ। शाह मर्दां इमाम कबीरा के बाद अज नबी शुद बशीरम व नज़ीरा आहे मन कुल तो मौला हे मन गुण तो मौला हे मन गुण तो मौला 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 मौला हो मन कुल तो मौला हो मन कुल तो मन कुल तो मौला हो मन कुल तो मौला हे मन कुल तो मौला फहज़ा अली मौला फहज़ा अली मौला। ये जो है एक हदीस शरीफ के ये आपने इसको कंपोज किया। अब इसमें सितार की लैंग्वेज ज़रा सुनिए। दारा देर दरदानी दरदानी दारा देर आहे दरदानी दरदानी दारा देर दरदानी 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 दारा देर दरदानी हम तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे हम तुम ताना ना ना ताना ना ना रे हम तुम ताना ना ना ताना ना ना रे हम तुम ताना ना ना ताना ना ना रे ताना ना ना रे ताना ना ना रे ताना ना ना रे ताना ना
माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम था और डेफिनेटली आपके शागिर्द, आपके भाई, अच्छा एक सिंक्रोनाइजेशन होती है जब भी आप कोई भी कलाम पेश कर रहे होते हैं, कितना मैटर करता है कि जो आपके पीछे आपका साथ परफॉर्म कर रहा है उसकी सिंक्रोनाइजेशन उतनी ही इम्पोर्टेंट हो कि जितनी आप सुर लगा रहे हैं। जी देखिए, ये मेरे शागिर्द हैं जो मेरे ग्रुप में हैं। उसामा पिछले 10 साल से मेरे साथ हैं, मौसीकी सीख रहे हैं। ज़बी तो बचपन से मेरे साथ हैं और बल्कि ज़बी के बारे में मैं ये कहता हूँ कि चूँकि मैं एक म्यूजिकल फैमिली से तो मैं ज़रूर हूँ, लेकिन ज़बी मेरे भाइयों में ज़बी ने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया आर्टिस्ट बनने में। अच्छा। मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने अपना म्यूजिकल करियर का आगाज़ किया तो ज़बी मेरी हर चीज़ को प्लान करता था। ये मेरा पहला मैनेजर भी है। हर चीज़ को प्लान करते थे कि उस्ताद साहब आपने कपड़े कौन से पहनने हैं, लास्ट प्रोग्राम में आपने ये पहने थे। आज के कपड़े किसने डिसाइड किए? ज़बी ने या खुद ने? ये ज़बी ने किए ये और उसामा अपने कपड़े अपने खुद डिसाइड किए क्योंकि उसामा का कॉम्बिनेशन दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट है। बातें तो यहाँ पर चलती रहेगी, लेकिन शबीर साहब से गुजारिश होगी कि थोड़ा सा माहौल को गरमाए रखें क्योंकि इतनी खूबसूरत आवाज़, इतने प्यारे लोगों का साथ है, तो ये मोमेंटम टूटने नहीं चाहिए एंटरटेनमेंट का। और फिर वैसे भी वीकेंड तो नाम ही सेलिब्रेशन का है, तो क्यों ना किसी और कलाम से सेलिब्रेट किया जाए। जी मैं पेश करता हूँ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गाया हुआ एक मशहूर ज़माना का कलाम है, आप सबकी समातों की नज़र में पेश करता हूँ। सब समझता हूँ तेरी ईश्वरी ऐसा की काम करती है नजर, नाम है पैमाने का। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया, ये शराब पीना सिखा दिया। सारा जहान मस्त, जहाँ का निजाम मस्त, सारा जहान मस्त, जहाँ का निजाम मस्त। दिन मस्त रात मस्त, सहर मस्त शाम मस्त, दिन मस्त रात मस्त, सहर मस्त शाम मस्त। है तेरी चश्मे नाज से हर खासो आम मस्त, है तेरी चश्मे नाज से हर खासो आम मस्त। तो साकी हर तरह की तेरे महफाने में है, तो साकी हर तरह की तेरे महखाने में है। वो जो थोड़ी सी जो इन आँखों के, वो जो थोड़ी सी जो इन आँखों, हाँ वो जो थोड़ी सी जो इन आँखों के पैमाने में है, वो जो थोड़ी सी जो इन आँखों के पैमाने में है, वो जो थोड़ी सी जो इन आँखों के पैमाने में है। सब समझता हूँ तेरी ईश्वरी ऐसा की, सब समझता हूँ तेरी ईश्वरी ऐसा की काम करती है नजर, नाम है पैमाने का। तेरी बहकी बहकी निगाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। तेरी बहकी बहकी निगाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको, मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे। मुझे किस तरह से मिटाओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे। कहाँ जाके तीर चलाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे। एक गिरा पेश कर रहा हूँ, आपकी समातों की नजर है। मेरी वफाएं याद करोगे, मेरी वफाएं याद करोगे। रो रो के फरियाद करोगे, रो रो के फरियाद करोगे। आहे मुझको तो बर्बाद किया है, मुझको तो बर्बाद किया है, मुझको तो बर्बाद
किया है, और किसे बर्बाद करोगे, और किसे बर्बाद करोगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, मेरी दोस्ती की बलाएं लो, मेरी दोस्ती की बलाएं लो, मुझे हाथ उठा के दुआएं दो, मुझे हाथ उठा के दुआएं दो, तुम्हें एक कातिल बना दिया, मेरी दोस्ती की बलाएं लो, मुझे हाथ उठा के दुआएं दो, तुम्हें एक कातिल बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया। हाँ, बहुत बहुत प्यारे, बहुत मजा आया। चले, इसने तो, इन इंस्ट्रूमेंट्स ने तो एशिया में अपनी जगह बनाई ही बनाई, लेकिन मेरे पास प्रोग्राम में जगह जो है वो खासी कम होती चली जा रही है। तो बजाय इसके कि मैं कुछ बोलूं, आप बोलते हुए, बजाते हुए और गाते हुए मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे। तो मेरी तरफ से आप लोगों से है इजाजत। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सा ख्याल, लेकिन आप लोगों को पता है कि क्लोजिंग मैं नहीं लेती हूँ, क्लोजिंग लेते हैं हमारे आर्टिस्ट, और उन्हीं के कलाम से जो है हम प्रोग्राम का करेंगे इख्तिताम। कुछ इश्क मिजाजी सुना के इख्तिताम कर देते इश्क हैं। मिजाजी भी सुनाता हूँ। हज़रत अमीर खुसरो का लिखा हुआ इश्क मिजाजी ठीक है। पेश करता हूँ, जिसमें आप हुस्न की तारीफ कर रहे हैं और जिसमें आप बयान कर रहे हैं कि छाप तिलक सब छीन आए, रे lovely। मुझसे नैना मिलाई के, हाँ, कि please। बगैर बात किए हुए मुझसे मेरा हुस्न बनाओ सिंगार, मेरा इल्म सब कुछ छीन लिया। तो मैं पेश कर रहा हूँ, बड़ा ही खूबसूरत कलाम आप सबके समात में जरूर नजर है। जरूर जरूर। अपनी छब बनाए के मैं जो पी के पास गई, जो छब देखी पीव की, तो मैं अपनी भूल गई। नैना मिलाई के, 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 आहे छाप तिलक सब छीन लिए मुझसे, नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन लिए मुझसे, नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन लिए मुझसे, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, सेना चलाई के, नैना मिलाई के, सेना चलाई के, हाँ नैना मिलाई 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 के, नैना मिलाई के, सेना चलाई के, बात मुखम कह दे नीरे मुझसे, नैना मिलाई के, बात मुखम कह दे नीरे मुझसे, नैना मिलाई के, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, हाँ तोरे रंग रेजवा, हाँ तोरे रंग रेजवा, हाँ तोरे रंग रेजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, अपनी सी रंग दे नीरे मुझसे, नैना मिलाई के, अपनी सी रंग दे नीरे मुझसे, नैना मिलाई के, खुसरो निजाम के बल बल जाए, खुसरो निजाम के बल बल जाए, हाँ बल बल जाए, हाँ बल बल जाए, हाँ बल बल जाए, खुसरो निजाम के, खुसरो निजाम के बल बल जाए, 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 बल 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 जाए, खुसरो निजाम के बल बल जाए, खुसरो निजाम के बल बल जाए, खुसरो निजाम के बल बल जाए, मोहे सुहागन की नीरे मुझसे, नैना मिलाई के, मोहे सुहागन की नीरे मुझसे,
नैना